आई होप आप लोगों ने दोनों मॉड्यूल्स के लेक्चर पूरे कंप्लीट कर लिए होंगे एंड इस लेक्चर में हम लोग पूरा थर्ड मॉड्यूल ख़त्म करेंगे। थर्ड मॉड्यूल के एक्चुअली 3 पार्ट्स थे, 3.1, 3.2, 3.3, बट सिंस हमारे पास टाइम कम है तो हम एक ही सेटिंग में तीनों पार्ट्स कवर करेंगे। सो मॉड्यूल 3 का मेन मुद्दा है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। उसका पहला पार्ट है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA। इसको हम 1 2 3 चार टॉपिक्स में कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल ऑडिटिंग एंड आखिर में एनवायरमेंटल लॉज एंड प्रोटेक्शन एक्ट्स ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा कल के एग्जाम में। ओके सर, चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? टोटल 6 ऑब्जेक्टिव होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दूसरा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तीसरा पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, चौथा रिसोर्स कंजर्वेशन, पांचवा पब्लिक हेल्थ एंड आखिरी एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड एजुकेशन। ओके, एक एक करके कवर करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, to ensure that current development needs are met without compromising the ability of future generation to meet their own needs। जैसा कि मैंने बार बार बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है बेसिकली हमारे ऐसे डेवलपमेंट्स जो ऐसे तो ये इंश्योर करना कि जो हमारे करंट नीड्स है वो मीट हो रहे हैं, बट हम लोग फ्यूचर जनरेशन के नीड्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। ओके अगला है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्स का इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। तो हमारा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का दूसरा गोल होता है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करे, कंजर्व करे, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करे, कंजर्व करे और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व और प्रोटेक्ट करे। तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, to minimize the release of pollutant into the environment and mitigate their impact। बेसिकली एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि जो पॉल्यूटेंट्स है उनका रिलीज को मिनिमाइज करा जा सके एनवायरमेंट के अंदर और उनके इम्पैक्ट्स को मिटिगेट किया जा सके। रिसोर्स कंजर्वेशन, चौथा ऑब्जेक्टिव, टू प्रमोट एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, एनर्जी एंड मटेरियल। बेसिकली चौथा गोल होता है कि जो नेचुरल रिसोर्स है उनके एफिशिएंट यूज को प्रमोट करे, जैसे कि पानी, ऊर्जा और मटेरियल का। पांचवा ऑब्जेक्टिव पब्लिक हेल्थ, टू सेफगार्ड ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग फ्रॉम एनवायरमेंटल हैजार्ड। तो पांचवा ऑब्जेक्टिव होता है कि ह्यूमन हेल्थ और वेलबींग को सेफगार्ड करना फ्रॉम एनवायरमेंटल हैजार्ड्स। सिक्स्थ और आखिरी होता है एनवायरमेंटल अवेयरनेस and education, to raise public awareness and understanding of environmental issue and promote responsible environmental behavior। बेसिकली आखिरी गोल होता है कि पब्लिक अवेयरनेस रेज किया जा सके, एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया जा सके और रिस्पॉन्सिबल एनवायरमेंटल बिहेवियर को प्रमोट किया जा सके। ओके अगला टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? देखा जाए तो टोटल 8 कंपोनेंट्स होते हैं। एनवायरमेंटल पॉलिसी, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, एनवायरमेंटल ऑडिटिंग, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम EMS, वाटर मैनेजमेंट वेस्ट मैनेजमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। टोटल 8 पॉइंट्स, एक एक करके सब कवर करेंगे। सो पहला पॉइंट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तो पहला पॉइंट, एनवायरमेंटल पॉलिसी। Environmental policy is a set of principles and guidelines that guide environmental decision making and actions। So, environmental policy एक set of principles और guidelines होता है जो कि guide करते हैं हमारे environmental decision making को and हमारे actions को, कि environmental के हेतु
हित में क्या क्या एक्शंस लिए जाने चाहिए, क्या क्या डिसीजंस लिए जाने चाहिए, ये प्रिंसिपल्स गाइड करते हैं। अगला है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज एन सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग द पोटेंशियल एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज। सो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का काम है एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस लाना जिससे हम इवैल्यूएट कर सके कि किसी भी प्रोजेक्ट या एक्टिविटी का पोटेंशियल एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या हो सकता है। अगला है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। Environmental monitoring is the regular collection and analysis of environmental data to track changes and assess the effectiveness of environmental management measures. Basically, environmental monitoring का काम है कि regularly environmental data collect करना और उसको analyze करना ताकि track कर सके कि क्या changes आए हैं और ये assess कर सके कि environmental management measures कितने effective है। अगला environmental auditing. Environmental auditing is a systematic, documented, periodic and objective evaluation to determine how well environment management function in accordance with planned arrangement and with environmental policy, objective and target. Basically environmental auditing का काम है कि ऐसा systematic, documented, periodic और ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन देना जो कि डिटरमाइन करेगा कि जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट फंक्शंस है वो कितने अच्छे से काम कर रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद द प्लान्ड अरेंजमेंट, जो डिसाइड किया गया है उसके हिसाब से जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट फंक्शन है वो काम कर रहे हैं या नहीं। एंड विथ एनवायरमेंटल पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स, क्या पॉलिसीज है, क्या टारगेट्स है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इनके हित में रहते हुए जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट फंक्शंस है वो काम कर रहे हैं या नहीं, ये देखा जाता है एनवायरमेंटल ऑडिटिंग में। अगला टॉपिक है Environmental Management System, EMS. EMS is a framework of policies, procedures and practices designed to manage an organization's environmental aspects in a systematic and efficient manner. So, Environmental Management System एक ऐसा framework है पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और प्रैक्टिसेस का जिसको डिज़ाइन किया गया है एक ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को मैनेज करने में, ताकि वो एक सिस्टमैटिक और एफिशिएंट मैनर में, एफिशिएंट ढंग से मैनेज करने में ईएमएस का रोल होता है। तो ईएमएस का क्या रोल होता है? ईएमएस एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो अलग अलग पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और प्रैक्टिस डिज़ाइन करता है ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंटल एस्पेक्ट सिस्टमैटिक और एफिशिएंट तरीके से मैनेज किया जा सके। अगला है वेस्ट मैनेजमेंट, द कलेक्शन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल इन अ रिस्पॉन्सिबल एंड एनवायरमेंटली साउंड मैनर। बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट का ये मतलब है कि जो वेस्ट मटेरियल्स है उसका कलेक्शन, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल करना एक रिस्पॉन्सिबल और एनवायरमेंटली साउंड मैनर में, बेसिकली ताकि वो एनवायरमेंट को कम से कम हार्म पहुंचाए। हमारा अगला टॉपिक है pollution control technologies and techniques used to reduce or eliminate pollution from various sources. So pollution control technologies ऐसे टेक्नोलॉजीज होते हैं और या ऐसे टेक्निक्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके जो पोल्यूशन है उसको एलिमिनेट किया जा सके, उसको घटाया जा सके अलग अलग सोर्सेज से। हमारा अगला टॉपिक है एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आर द प्रोग्राम्स डिजाइन टू रेज अवेयरनेस, नॉलेज एंड स्किल्स रिलेटेड टू एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल एजुकेशन और ट्रेनिंग ऐसे टाइप के प्रोग्राम होते हैं जिनको डिज़ाइन किया जाता है अवेयरनेस रेज करने में, नॉलेज देने में और स्किल प्रदान करने में जो कि एनवायरमेंटल इश्यूज को काउंटर कर सके। सो एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग क्या है? ये ऐसे प्रोग्राम है जो नॉर्मल लोगों में एक एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट कर सके, उनको नॉलेज प्रदान कर सके और उन्हें स्किल दे सके ताकि वो एनवायरमेंटल इश्यूज को काउंटर कर सके। ओके, हमारा अगला टॉपिक है एनवायरमेंटल ऑडिटिंग। एनवायरमेंटल ऑडिटिंग हम कवर करेंगे 3 फेजेस में, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिटिंग। सो एनवायरमेंटल ऑडिटिंग क्या है? एनवायरमेंटल ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक, डॉक्यूमेंटेड, पीरियोडिक एंड ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन टू डिटरमाइन हाउ वेल एनवायरमेंटल मैनेजमेंट फंक्शंस इन अकॉर्डेंस विथ प्लान्ड अरेंजमेंट्स एंड विथ एनवायरमेंटल पॉलिसीज, objectives and targets. So basically environmental auditing एक ऐसा तरह का systematic, documented,
पीरियोडिक एंड ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन है जो डिटरमाइन करता है कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट क्या फंक्शन कर रहा है इन अकॉर्डेंस विद जो प्लान किया गया है, जो एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ है, जो ऑब्जेक्टिव्स है और जो टारगेट है, उनके हित में रहते हुए जो हमारे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है वो काम कर रहे हैं या नहीं, ये एनवायरमेंटल ऑडिटिंग मेक श्योर करता है। एनवायरमेंटल ऑडिटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? पहला, टू वेरीफाई कंप्लायंस विद एनवायरमेंटल रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड। ये वेरीफाई करना कि जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है क्या वो एनवायरमेंटल रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स के हित में काम कर रहे हैं या नहीं, दायरे में काम कर रहे हैं या नहीं। दूसरा होता है टू आइडेंटिफाई एंड एसेस एनवायरमेंटल रिस्क एंड लायबिलिटीज। इनका दूसरा गोल होता है कि एनवायरमेंटल रिस्क और लायबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना और एसेस करना। तीसरा गोल होता है इनका टू एवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है वो कितने अच्छे से काम कर रहा है, कितना इफेक्टिव है, ये एवेल्युएट करना इनका काम होता है। चौथा होता है टू इम्प्रूव एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। एक एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंप्रूव करना इनका चौथा गोल होता है। और पांचवा और आखिरी गोल होता है टू एनहांस पब्लिक क्रेडिटेबिलिटी एंड ट्रस्ट। तो इनका एनवायरमेंटल ऑडिटिंग का काम होता है कि पब्लिक क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट मेंटेन किया जा सके और उनको बढ़ाया जा सके। ओके, कितने तरह के एनवायरमेंटल ऑडिट होते हैं? टोटल 5 टाइप के एनवायरमेंटल ऑडिट होते हैं। इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट एंड आखिर में परफॉर्मेंस ऑडिट। आइए एक एक करके देखते हैं। इंटरनल ऑडिट एक ऐसा टाइप का ऑडिट होता है जो कंडक्ट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही। एक्सटर्नल ऑडिट एक ऐसा ऑडिट होता है जो एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिट कंडक्ट कराता है। कंप्लायंस ऑडिट एक ऐसा टाइप का ऑडिट होता है जिसका फोकस होता है कि जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है उसके कुछ क्या वो कुछ स्पेसिफिक रेगुलेशन से कंप्लाई कर रहा है या नहीं, ये वेरीफाई करना कंप्लायंस ऑडिट का काम होता है। मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट का काम होता है कि वो ओवरऑल एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की इफेक्टिवनेस को एसेस करे, मतलब कि देखे कि जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है क्या वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं, ये मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट का काम होता है। परफॉर्मेंस ऑडिट का काम होता है कि ये इवैल्यूएट करना कि जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन का क्या वो स्पेसिफिक टारगेट्स या इंडिकेटर्स के अगेंस्ट है या उसके हित में है। इससे हमने कवर कर लिया टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिट। अगला है एनवायरमेंटल लॉज एंड प्रोटेक्शन एक्ट्स ऑफ इंडिया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा देख के जाना क्योंकि ये इससे क्वेश्चन आ सकता है। टोटल कितने एक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए? द वाटर एक्ट ऑफ 1974, द एयर एक्ट ऑफ 1981, द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 एंड नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 2010। टोटल ये 4, 5, 6, 7 प्रोटेक्शन एक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं और कल के एग्जाम में आ सकते हैं। पहला, द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 सबसे पहला हुआ था, जो प्रोवाइड करता है कंजर्वेशन ऑफ एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। ये मेक श्योर करता है कि फॉरेस्ट कंजर्व है, उसको अच्छे से मैनेज किया जा रहा है, ये फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 इंश्योर करता है। फिर दूसरा, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 ये प्रोवाइड करता है कि जो वाइल्ड एनिमल्स है एंड प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बेसिकली ये इंश्योर करता है कि जो वाइल्ड एनिमल्स है और प्लांट्स है वो प्रोटेक्टेड रहे। ये क्या कौन इंश्योर करता है? द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। अगला आया था द वाटर एक्ट ऑफ 1974। द वाटर एक्ट ऑफ 1974 ये मेक श्योर करता है कि जो वाटर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके और प्रिवेंट किया जा सके। तो वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल और प्रिवेंट कौन करता है? द वाटर एक्ट ऑफ 1974। फिर आया था द एयर एक्ट ऑफ 1981। ये इंश्योर करता है कि जो एयर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके और उसको प्रिवेंट किया जा सके।
सो एयर पोल्यूशन को कौन कंट्रोल और प्रिवेंट करता है? द एयर एक्ट ऑफ 1981। नेक्स्ट था द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। बेसिकली इसका काम था कि ये एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करे एंड इम्प्रूवमेंट लाए उसमें, एंड ये प्रिवेंट करे एनवायरमेंटल पोल्यूशन और इसको कंट्रोल भी करे। बेसिकली द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का काम ये था कि जो एनवायरनमेंट है उसके इम्प्रूवमेंट पे काम करे, उसके प्रोटेक्शन पे काम करे, और ये भी मेक श्योर करे कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल्ड है और उसको प्रिवेंट किया जा रहा है। सो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 ये करता था। अगला आया द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। इसका काम था कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करे एंड इसके सस्टेनेबल यूज को मेक श्योर करे। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 प्रोवाइड्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड इट्स सस्टेनेबल यूज। ये मेक श्योर करता है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मेंटेन रहे। अगला था नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 2010। इसका गोल था कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट का गोल था कि जो एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स है, बेसिकली गवर्नमेंट को अगर कुछ काम करना है और एंड इट इज गोइंग थ्रू सम डिस्प्यूट्स विद द ट्राइबल पीपल्स, देन इस एक्ट का काम है ये डिस्प्यूट्स को मिटिगेट करना। National Green Tribunal Act of 2010 provides for the establishment of the National Green Tribunal to handle the environmental disputes. These acts provides a legal framework for environmental protection in India and play a crucial role in ensuring the sustainable development. So हमने क्या कवर किया? हमने कवर किया कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। टोटल 6 ऑब्जेक्टिव है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक मिनट, सो हमने कवर किया कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो टोटल 6 ऑब्जेक्टिव होते हैं: सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, रिसोर्स कंजर्वेशन, पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड एजुकेशन। फिर हमने कवर किया कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स क्या है। हमने कवर किया एनवायरमेंटल पॉलिसी, हमने कवर किया एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, एनवायरमेंटल ऑडिटिंग, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड टेक्नोलॉजीज, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फिर हमने कवर किया कि एनवायरमेंटल ऑडिटिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एंड आखिर में कितने टाइप के एनवायरमेंटल ऑडिटिंग होते हैं। हमने एनवायरमेंटल ऑडिटिंग के टाइप्स पढ़े, जो कि होते हैं इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट एंड आखिर में परफॉर्मेंस ऑडिट। फिर हमने पढ़ा कि एनवायरमेंटल लॉज एंड प्रोटेक्शन एक्ट्स ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला था द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, फिर हुआ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, फिर हमने कवर किया द वाटर एक्ट ऑफ 1974, फिर हमने कवर किया द एयर एक्ट ऑफ 1981, फिर हमने कवर किया द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, फिर हमने कवर किया द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002, फिर हमने कवर किया द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 2010। इसी के साथ हमारा मॉड्यूल 3.1 कवर हो गया। हाँ